नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एकलव्य ओटीपी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रंजीत कुमार और आप सभी के साथ आज बात करेंगे क्लास 10 के बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, क्योंकि वो हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। तो आते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखेंगे हम सभी आज इस तो देखते हैं आज हम लोगों का पहला चैप्टर है, वो है, पहले तो बात करेंगे कि किस चैप्टर से स्ट्रेंथ कितनी है, और हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले ध्यान देते हैं हम लोग। तो अगर हम बातें करें तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये देखिए संख्या पद्धति, जो कि हम लोगों का पहला चैप्टर होने वाला है। इस संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं टोटल, आपकी बातें करें तो टोटल इससे आपको पूछे जाएंगे 10 अंक के प्रश्न, और वो 10 अंक जो होगा उसमें देखेंगे संख्या पद्धति 10 नंबर का पूछा जाता है, और बीज गणित जो होता है वो आपका 20 नंबर का आता है, जो कि हाई वेटेज रखता है। और त्रिकोणमिति जो हुआ ये आपका 20 नंबर पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे इसको। और नियामक ज्यामिति जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है, ज्यामिति ज्योमेट्री जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है, क्षेत्रमिति जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है, और सांख्यिकी एवं प्रायिकता जो कि 10 नंबर का, यानी कि टोटल यहाँ से कुल मिलाकर के 100 नंबर आपके हो जाते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपको यहाँ पर मतलब 20 को प्रश्न हैं, जिसमें से आपको पूछा जाएगा। तो आज हम लोग पहले तो बात कर लेते हैं संख्या पद्धति के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, तो देखेंगे अच्छे से। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्या। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को समझेंगे ध्यान से कि ये चैप्टर मतलब उतना तो डेप्थ नहीं जाएंगे, बट इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए ये है अपना वास्तविक संख्या चैप्टर, और इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ, तो इसको समझिए ध्यान से कि होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए एक कहता है क्या कि इसको ना पहले तो बांटा है, और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि इसका उपयोग करके ना हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, और भी कुछ एक क्वेश्चन होता है जिसका हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि पूर्णांक का मतलब है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और धनात्मक कहने का मतलब होता है कि वो प्लस वाला संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि माइनस वाला हो। तो दो धनात्मक पूर्णांक ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया, A और B, दो हमने धनात्मक एज्यूम किया A और B। एक ऐसी संख्या है, तो कोई एक ऐसी संख्या है जो कि प्लस वाला है और पूरा पूरा अंक है। पूरा पूरा अंक आने का मतलब क्या कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके की संख्या है। अगर तो सर पूर्णांक कहेंगे इसको, क्लियर? तो A और B कुछ इसी प्रकार की संख्या है दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया कि तो एक विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो विभाजन एल्गोरिथम यहाँ से होगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। देखिए इसको पढ़ने का ना तरीका सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। देखेंगे इसको पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विभाजन एल्गोरिथम का कौन सा इसमें से फार्मूला है। तो याद करेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन B से क्या है, छोटा है। तो बस इतना ही याद करेंगे, और हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जितने भी प्रश्न आते हैं हम सभी को उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे डायरेक्ट
इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, इस टाइप का, सिद्ध कीजिए कि कोई भी अपरिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को मान लेना, भाई क्या मान लेना होता है कि यह ना एक परिमेय संख्या है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि यह एक कैसी संख्या है, ध्यान समझिएगा, इसको मान लेंगे। जैसे कि पूछा, क्या पूछा कि कोई भी परिमेय संख्या दे दिया, अब बोल दिया है, क्या बोल दिया कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से डील करते हैं कैसे, सबसे पहले माइंडसेट कीजिएगा कि इसको ना मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और सभी को पता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो। ध्यान सुनिएगा इस बात को कि जहां p और q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को ध्यान से देखें अगर, तो p और q पूर्णांक का मतलब कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। हाँ ध्यान से सीखिएगा, p और q का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो सर पूरा पूरा अंक कौन नहीं होगा, तो पूरा पूरा अंक वह 1.3 बोले, 2.5 बोले, 1.5 बोले, 2.5 बोले, 3.5 बोले, ये पूरा पूरा अंक नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो कौन सा संख्या पूर्णांक होगा, जैसे कि 1 जो कि पूरा अंक है, 2 यानी कि पूरा अंक है, 3 यानी कि पूरा अंक है, 4 यानी कि पूरा अंक है। तो ऐसी संख्या को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्लियर है क्या, तो ये पूर्णांक हो। तो याद रखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि यह संख्या एक अपरिमेय है, आप इसको सिद्ध कर दीजिए, तो फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए क्या कि इसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि यह एक जो दिया गया संख्या रहेगा उसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, p/q के बराबर होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, उसको किसके बराबर होना चाहिए, p/q के बराबर होना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ से समझेंगे अगर हम लोग, तो देखिएगा इसमें ना बताया गया है, आपको अगर दिख रहा हो तो हाँ देखिए ये 3√3 को बोला है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा बोल दिया है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान समझिए, जब ये 3√2 एक परिमेय संख्या है तो क्या ये p/q के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए या p/q बोले चाहे a/b बोल दिया इसने तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसको लिखा है कि इसलिए 3√2 को a/b, जहाँ पर b जो है नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा इस कंसेप्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर देखिए a/b लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जो बटा में लिखा हो, जैसे कि 1/2 हम लिखें, तो यहाँ से 1/2 जो होगा यह एक ऐसी संख्या है जिसको कि हम बटा में लिख दे, तो ऐसी ही संख्या आपको a/b ही हो सकता है कोई, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं। क्लियर, जहाँ b का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, तो सोचिए अगर मान लीजिए कि इसके कहने के हिसाब से अगर हम 1/0 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड वैल्यू को हम कैसे लेंगे, इसीलिए यहाँ पे ये लिख दिया है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए तो माने थे क्या कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3√2 इज इक्वल टू a/b, इसको हम बराबर कर देंगे। अच्छा यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो √2, इधर देखिए 3 जो है वो √2 के मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये 3 जो है इधर की ओर किस में आ जाएगा, डिवीजन में, तो नीचे 3b हो जाएगा। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/3b के। अब यहाँ से समझिएगा, चूंकि a, b और 3, ध्यान से देखिए, बराबर के इस साइड की बात करेंगे और इस साइड की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि a, b और 3 तीनों ही पूर्णांक संख्या है। तीनों कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, मतलब पूरा पूरा संख्या। देखिए ना a और b तो हम लोग पहले से मान चुके थे कि पूर्णांक है, और 3 कैसी संख्या है, देखने से लग रहा है कि पूर्णांक है क्योंकि ये पूरा पूरा अंक है। क्लियर, तो यह पूर्णांक संख्या है, इसीलिए a/3b एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन देखिए इसलिए √2 भी क्या है,
√2 भी परिमेय संख्या होगी। अच्छा देखिए, एक साइड परिमेय है, परिमेय जो है वो परिमेय के बराबर हो, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए a/3b है ना, a/3b यह एक परिमेय संख्या है और √2 के बराबर है। इसका मतलब क्या कि √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका मतलब है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो कि एक विरोधाभास कथन है। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे? क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? देखेंगे हम लोग यहाँ से इस चीज को, पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या मानना हमारा गलत है। बात समझ में आया क्या? और इसीलिए हम कहेंगे कि 3√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको यहीं पे। यहाँ से आपको स्लाइड ऐड हो जाए, एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। चलिए इस पे आपको हम दिखा दें। देखिएगा, अगर हम आपको बताएं इस तरीके से, चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके का है। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चंस की बात करें, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानते हैं हम लोग, मानने का काम जो है वो कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, ठीक है। मान लेंगे क्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या कि √3 जो होगा वो p/q के बराबर होगा। बिल्कुल होगा सर, लेकिन यहाँ से हम लोगों को पता है, क्या पता है कि p/q एक पूर्णांक है। कैसे, क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूरा पूर्णांक है, माने हम लोग। तो p/q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, एक और ब्लैंक पेट है, एक और ऐड किया जाए। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि p/q, इसका मतलब है कि उसके बराबर था, तो ये भी एक परिमेय होना चाहिए। इसका मतलब है कि √3 भी एक कैसी संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है, अर्थात जो कि हमारा मानना क्या है, विरोधाभास। हमारी यहाँ से लिखेंगे हमारी मान्यता गलत हुई, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे अगर ना समझ में आए तो, और इसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं और एक नया टॉपिक की बात करते हैं।
देखते हैं अब इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया क्या क्या, मतलब रूट वाला अगर आया क्वेश्चन कि ये सर ये रूट 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उस तरीके क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करेंगे। अब नया टाइप का क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार का, कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो किस प्रकार से किया जाता है ना। देखिए तो इसको दो प्रकार से इसमें बांटा गया, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसमें क्या होता है, देखो परिमेय संख्या जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या तो वही है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जहाँ p ये सब फटना लिखा हुआ है, ठीक है। देखो तो अगर कोई संख्या मान लो कि दिया हुआ है ऐसे, ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 0 नहीं बताते हैं, एक आसान सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, ऐसा अगर दिया हुआ है कि 10 अपॉन, नहीं इसको भी थोड़ा सा और इससे आसान करते हैं, 7 अपॉन 10। अब ये एग्जाम्पल आपके समक्ष है। अब इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। अगर कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछा कि कैसा है, तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे, इसके ना इस देखो ये जो इसको पढ़ते हैं बटा के ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, तो हम हर का ना गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो सबको गुणनखंड करने आता होगा है ना। तो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 5। 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 5। अभी देखना ये है ना कि अगर हर में अगर 2 और 5 आ रहा हो, अगर हर में 2 और 5 आ रहा हो, तो हम वैसे सभी परिमेय संख्या को कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान से सुने, अगर हर में, किसमें, हर में 2 और 5 गुणनखंड करने के बाद सिर्फ 2 और 5 आ रहा हो, तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग अशांत आवर्ती को देखते हैं, है ना, कि अशांत मतलब क्या है, इसका उल्टा, अगर किसी भी परिमेय संख्या के मतलब हर में, सॉरी ये तो हर की बात है ना, हाँ ये हर में, तो अगर किसी भी कोई भी आपको परिमेय संख्या मिले, उस परिमेय संख्या के अगर हर में देखना है कि 2 और 5 है गुणनखंड करने के बाद, तो कहेंगे कि शांत है। अगर 2 और 5 न है या इसके अलावा कोई और है, तो उसको कहेंगे कि अशांत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के द्वारा कि 0.375 को हम लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसे 3 × 5⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁻³ × 5⁻³। ऐसा क्यों, गुणनखंड करने के बाद। तो नीचे देखिए, हमको ऊपर से कोई लेना देना नहीं है कि इसके अंश में क्या हो रहा है, यहाँ से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि हर में क्या घटना हो रही है। तो इसको हर में देखने के बाद पता चल रहा है कि हर में 2 और 5 है सर, तो जब 2 और 5 है तो हम लोग देख के ही कह देंगे कि सर ये कौन सा संख्या होगा, इसकी दशमलव प्रसार कैसी होगी, तो शांत होगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर 10 है, तो यहाँ इसको हम 5⁴ लिख सकते हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ 5 है। अच्छा तो सर ये शांत कैसे होगा, इसमें तो 2 है नहीं। अच्छा देखो, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना 2 के पावर में 0, और 2 के पावर में 0 का मतलब कितना, 1 होता है। तो यहाँ से इसके जो हर है उसमें आपको दिख रहा होगा 2 × 5, तो इसका मतलब है कि इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। सेम ऐसा ही सीन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसको गुणनखंड करने के बाद, हर का गुणनखंड करने के बाद, आपको यहाँ से दिखा दें कि हर का गुणनखंड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है, 5 है और 7 है। तो देखिए 2 और 5 के अलावा भी क्या आ गया है, एक 7 एक्स्ट्रा में आ गया है। अब ये 7 जो आया, इसीलिए इसको हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्लियर वे में इसको समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेजर तरीके से अभी हम लोगों ने 3 चीज़ पे काम किया है। कौन कौन से, एक तो प्रूफ सिद्ध करने वाला कि कोई अपरिमेय संख्या दे देगा, पूछा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसका दशमलव प्रसार चेक करना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे चेक करेंगे, अपरिमेय का कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ तक में आपको कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग बता दीजिए हमको।
ठीक है। सो हम लोग आज क्या क्या पढ़े इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। देखिएगा, आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो वास्तविक संख्या के बारे में जाना हम लोगों ने, जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात होती है। परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक होती है और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उसको अपरिमेय कह देंगे। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि इस चैप्टर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेजर रूप से। एक तो आएंगे क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि कोई भी अपरिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा कि सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, किसी तरीके से दे देगा, पूछेगा कि सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, माना कि जो अपरिमेय संख्या देगा, मान लीजिए उसको कि माना कि यह एक परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या को बराबर कर दीजिए p/q के, और p/q को कैलकुलेट कीजिए। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ रूट वाले को छोड़िएगा, बाकी सबको बराबर के एक साइड लाइए और उसमें दिखा दीजिए कि सब एक रूट के जो एक साइड लाइएगा उसको आप लोग दिखा दीजिए कि सब के सब एक क्या है, पूर्णांक है, और वो पूर्णांक है तो उसको वो तो परिमेय संख्या भी है। जब पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, तो उसके बराबर के इस साइड वाला जो रूट वाला पार्ट था वो भी एक क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो लिखेंगे कि यह भी एक परिमेय है, लेकिन यह मानना हमारा गलत होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो भी परिमेय दिया है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है क्या? और दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार। चेक करना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। कोई भी परिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार चेक कीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर को। ध्यान से देखिएगा, दशमलव में अगर कोई संख्या दे देगा, पूछे बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पहले बटा वाला में बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, बटा में बनाने के बाद हर का करेंगे गुणनखंड। हरों का गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है तो कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा 2 और 5 नहीं आ रहा या उसके अलावा कोई और आ रही है तो कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर कि किसी का सर हर का हम किए गुणनखंड और उसमें सिर्फ 2 आ गया तो क्या उसका दशमलव प्रसार शांत कहेंगे? तो हाँ, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। 2 सिर्फ आ जाए या सिर्फ 5 ही आ जाए फिर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आए तो कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर है क्या? तो थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। बाय।